मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे बघेलखंड रियासत। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने गोंडवाना रियासत पढ़ी थी, गोंडवाना डायनेस्टी। और आज अगर हम बात करें सिलेबस में, तो जो मेजर प्रिंसली स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश है उसमें बघेलखंड जो है वो आखिरी डायनेस्टी बची है, बाकी हमने कंप्लीट कर दिया। तो आज से शुरू करेंगे बघेलखंड रियासत। देखिए, बघेलखंड की अगर हम बात करें तो आज के वर्तमान मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो वर्तमान मध्य प्रदेश में जो रीवा संभाग है, रीवा डिवीजन और जो शहडोल डिवीजन है, ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश का आज की डेट में जो ईस्टर्न पार्ट है, ठीक, ये बघेलखंड कहलाता था, या बेसिकली कहे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। जो आज का रीवा डिवीजन है या जो शहडोल डिवीजन है, ठीक है, ये सब किसमें आता था? बघेलखंड में। अगर हम बात करें बघेलखंड की, तो बघेलखंड पे मुख्यतः जो रियासतें हुआ करती थी उसमें एक थी रीवा राज्य की रियासत, फिर मैहर में नागौद, सुहावल, कोठी, सिंगरौली, मड़वास, ये सब क्या हुआ करती थी? बघेलखंड की रियासत हुआ करती थी। ठीक, तो बघेलखंड आज की डेट में अगर हम बात करें तो बघेलखंड मतलब वो क्षेत्र जो मध्य प्रदेश के रीवा डिवीजन और शहडोल डिवीजन में आता है। ठीक, मतलब रीवा संभाग और शहडोल संभाग। और आज की रियासतों की अगर हम बात करें तो रीवा राज्य की रियासत हुआ करती थी, मैहर हुआ करती थी, नागौद, सुहावल, कोठी, सिंगरौली, मड़वास आदि। क्लियर? तो ये चीजें थी। ठीक, तो अगर हम बात करें बघेलखंड रियासत की, तो जो बघेलखंड रियासत है, मैंने आपको बताया कि जो बघेलखंड है, ठीक है, वो आज की जो प्रेजेंट टाइम पर रीवा डिवीजन और शहडोल डिवीजन है, ठीक है, जो मॉडर्न, ठीक है, आधुनिक बघेलखंड है, वो इसी क्षेत्र में आया करता था। अब इसमें कौन कौन से प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे? तो रीवा, मैहर, नागौद, सोहावल, कोठी, जसो, बरौंधा, नैगदी, वादी, सिंगरौली, माड़वास, ये पूरे जो है ये मेनली प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे किसके? बघेलखंड रियासत के। ये है बघेलखंड रियासत का मानचित्र, पॉलिटिकल मैप। इसमें आपको त्योथर दिखेगा, सिरमौर दिखेगा, रीवा दिखेगा, बांधवगढ़ दिखेगा। तो ये सारा जो शहडोल और रीवा वाला क्षेत्र है, ये पूरा क्या कहलाता था? बघेलखंड। ठीक, अब जब बघेलखंड बना, ठीक है, तो इस टाइम पर इस रीजन में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता था। ठीक है, मतलब इनमें क्या था कि जो अलग अलग टाइम पर जो अलग अलग राजाओं ने शासन किया, तो उस टाइम पर उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग राजधानियां बनाई। तो उस हिसाब से इनका नाम जो है वो अलग अलग समय पर अलग अलग बोलने जाने लगा। जैसे अगर हम बात करें एंशियंट टाइम पे, मतलब जो प्राचीन काल था, उस टाइम पर अगर हम बात करें तो ये जो हुआ करता था एक ट्राइबल स्टेट हुआ करता था, मतलब आठवीं राज्य हुआ करता था। ठीक है, मतलब ये आठवीं राज्य की श्रेणी में आता था, मतलब ट्राइबल स्टेट की श्रेणी में आता था। इसके बाद फिर धीरे धीरे हम जब 9वीं और 10वीं शताब्दी तक पहुंचे, जब छेदी देश का राज हुआ करता था यहाँ पर, तब इसको डाहल नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? डाहल नाम से। ठीक है, और इसके बाद फिर 12वीं और 13वीं शताब्दी में, ठीक है, इसको भट्टा के नाम से जाना शुरू कर दिया। मतलब सबसे पहले क्या था? ये एक ट्राइबल स्टेट था, उसके बाद फिर डाहल नाम से इसको जाना जाने लगा, और फिर भट्टा नाम से जाने लगा। ठीक, उसके बाद एक डेट आती है 1236, 1236। 1236 में जब चित्रकूट जिले के गहोरा में, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, बघेलखंड रियासत की नींव रखी गई। बघेलखंड सत्ता की नींव कहां से रखी गई थी? गहोड़ा से। गहोड़ा कहां है? चित्रकूट जिले में। तो गहोड़ा में जब इनको बघेल सत्ता स्थापित हुई, तब से इनको भट्टा गहोरा कहना जाने लगा। इनको क्या कहा जाने लगा? देखिए, भट्टा तो पहले बोला जाता था, ठीक, अब उसके साथ क्या जुड़ गया? गहोरा। ठीक है, तो भट्टा गहोरा ये कहा जाने लगा 1236 में। कब? जब गहोरा जो है वो चित्रकूट जिले में जो है वहां पर बघेलखंड रियासत की स्थापना। ठीक, इसके बाद धीरे धीरे बढ़ते रहे आगे आगे राजाओं में। आगे आपको एक राजा मिलेंगे जो इनकी राजधानी जो है, बघेलों की राजधानी, गहोड़ा से बदल के क्या कर देंगे? बांधवगढ़। ठीक है, ये आपको क्षेत्र नजर आ रहा होगा, बांधवगढ़। ये देखिए, ये आज भी शहडोल जिले में अपना जो उमरिया डिस्ट्रिक्ट है, उमरिया, ठीक है, उसमें ये स्थित है। ठीक है, और बांधवगढ़ जो है इनकी राजधानी हुआ करती थी बघेलों की।
तो जब इनकी राजधानी बघेलों ने अपनी राजधानी को बांधवगढ़ किया, ठीक है, तब ये कहलाने लगा बांधव राज। क्या कहलाने लगा? बांधव राज। तब इनको किस नाम से जाना लगा? बांधव राज या बांधु देश कह सकते हो, ठीक है। तो बांधव राज, ठीक है। और इसी के कारण से, बांधव राज्य के कारण से जितने भी बघेल नरेश थे, मतलब जो बघेल राजा थे, उनको बाघवेश या कहें बाघवपति कहने लगा। बाघवपति। जितने भी राजा बघेलखंड के हुए, चूंकि बांधवगढ़ उनकी राजधानी बन गई, तो एक तो उनको बांधव देश कहा जाने लगा और दूसरा बांधवेश या बांधवपति कहा जाने लगा उनके राजाओं को। इसके बाद फिर आगे कालांतर में फिर से राजधानी बदलती है। अब बांधवगढ़ से राजधानी क्या हो जाती है? रीवा। देखिए 1947 के टाइम पर जब भारत को आजादी मिली और बघेलखंड जब भारत के उसमें आया, भारत देश में उस बघेलखंड रियासत ने विलय किया, उस टाइम पर बघेलखंड की राजधानी रीवा थी। ये आपको याद रखना है, बघेलखंड की राजधानी क्या थी? रीवा थी। तो मतलब 17वीं शताब्दी में जब रीवा इसकी राजधानी बनी, तो उसके बाद से कालांतर में हमेशा इनकी राजधानी क्या रही? रीवा रही, ठीक है। तब इसको रीवा राज्य कहा जाने लगा। तब इसको क्या कहा जाने लगा? रीवा राज्य। क्योंकि रीवा इसकी राजधानी हो गई, तब इसको क्या कहा जाने लगा? रीवा राज्य कहा जाने लगा, ठीक है। और 18वीं शताब्दी तक आते आते चूंकि बघेल लोग इस पर राज कर रहे थे, इसीलिए इसका नाम बघेलखंड पड़ गया। क्या पड़ गया? बघेलखंड, ठीक है। तो बघेलखंड के अलग अलग नाम थे, ठीक है। और यहां पर जो भाषा बोले जाने लगी वो कौन सी बोले जाने लगी? बघेली, ठीक है। जो भाषा, लैंग्वेज जो बोली जाने लगी वो कौन सी जाने लगी? बघेली, ठीक है। तो इस तरीके से इसके अलग अलग समय पर इसके अलग अलग नाम थे। देखिए सबसे पहले बघेलखंड की राजधानी थी गहोरा। गहोरा से फिर चेंज होकर के बांधवगढ़ हुई और बांधवगढ़ से फिर चेंज होकर के क्या हो गई? रीवा हो गई। तो इस तरीके से अलग अलग समय पर अलग अलग जो है इनके नाम पड़े, ठीक। तो अगर हम बात करें इन एंशिएंट टाइम इट वाज इन द कैटेगरी ऑफ ट्राइबल स्टेट्स, मैंने आपको बताया। इसके बाद बात करें, इट वाज ऑन छेदी देश इन द 9th and 10th सेंचुरी एंड भट्टा इन 12th to 13th सेंचुरी। मैंने आपको बताया था इनको दहल और भत्ता नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद जब बघेल रूल इस्टेब्लिश हुआ गहोरा में, कहां पर? चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में 1236 एडी में, तब इनको भट्टा गहोरा कहा जाने लगा। उसके बाद कालांतर में बढ़ते हुए बघेलों ने अपनी राजधानी को बांधवगढ़ शिफ्ट किया और इसीलिए इनको बांधव राज या बांधव देश कहा जाने लगा, बंधु देश। ड्यू टू दिस बांधव राज द बघेल किंग वाज आल्सो कॉल्ड बांधवेश या बांधवपति। मैंने आपको बताया बांधवपति। इसके बाद फिर इनकी राजधानी 17वीं शताब्दी में क्या बन गई? रीवा बन गई, जिससे इनको क्या कहा जाने लगा? रीवा राज्य कहा जाने लगा, ठीक। और उसके बाद 18वीं शताब्दी तक आते आते एंटायर रीजन पे चूंकि बघेल रूल कर रहे थे, ये बघेलखंड के नाम से फेमस हुआ और जो लोकल लैंग्वेज थी वो क्या कहलाई? बघेली कहलाई। आज भी आप जाएंगे बघेलखंड क्षेत्र में तो आपको स्थानीय भाषा मिलेगी बघेली, ठीक। तो आपको समझ में आया, अलग अलग समय पर अलग अलग नाम से इनको प्रस्तुत किया गया, ठीक। अब हम देखेंगे बघेलों की उत्पत्ति और बघेल सत्ता की स्थापना। जैसा कि मैंने आपको बताया 1236 में गहोरा में बघेल शासन की स्थापना हुई जो चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो अब हमें ये सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये बघेलों की उत्पत्ति हुई कहां से, ठीक है। मतलब ये कौन लोग थे जो बघेल कहलाए, ठीक है। ये कहां से आए थे, इन्होंने गहोरा में किस तरीके से अपनी सत्ता स्थापित करी, ठीक। तो अब हम इसका ओरिजिन देखेंगे कि बघेलों का ओरिजिन कहां से हुआ, ठीक है। तो अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बघेल रियासत की उत्पत्ति या बघेल सत्ता की स्थापना, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें, देखिए 13वीं शताब्दी के समय में, मतलब ऑन द 13th सेंचुरी अगर हम बात करें 13वीं शताब्दी के समय पर, देखिए तुर्कों ने बहुत बुरी तरीके से आक्रमण किया था। आप याद होगा उस टाइम पर तुर्क आक्रमण बहुत हो रहा था। आपको याद होगा मोहम्मद गौरी आए थे, ठीक है। इसके बाद फिर अलग अलग तुर्क राजा आ रहे थे और जिस तरीके से वो आक्रमण कर रहे थे, जिसके कारण जो चंदेलों का वंश या जो कलचुरियों का वंश था, ठीक है, इनकी जो रूलिंग थी वो बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गई थी, मतलब वो बहुत वीक पड़ गए थे। कारण क्या था कि तुर्क जो है वो भयानक तरीके से हमला कर रहे थे, ठीक है। तो जिसके कारण चंदेल और कलचुरी वंश की जो सत्ता थी वो कमजोर पड़ गई। जिससे हुआ क्या, 13वीं शताब्दी में कुछ छोटी छोटी जातियां जिसमें भर आते थे,
गोंड आते थे, सेंगर आते थे, अन्य अन्य छोटी छोटी जातियां जो हैं ये अपने अपने अलग अलग ठिकाने ढूंढने लगी। देखिए 13वीं शताब्दी में चंदेलों और कलचुरियों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया तुर्कों ने, जिसके कारण चंदेल और कलचुरी ये दोनों कमजोर पड़ने लगे। अब जब ये कमजोर पड़ने लगे तो इन्हीं में छोटी छोटी जातियां हुआ करती थी, भर हुआ करती थी, गोंड हुआ करती थी, सेंगर हुआ करती थी। इन सब छोटी छोटी जातियों ने अपने अलग अलग ठिकाने बनाने शुरू कर दिए। अब इन्हीं छोटे छोटे शासकों में एक भर हुआ करती थी। ठीक है, एक भर जाति हुआ करती थी जो कि काफी ज्यादा मजबूत थी। ठीक है, और इसी भर जाति ने बाद में कालिंजर पर भी कब्जा कर लिया था। ये जो भर जाति थी, ठीक है, ये भर जाति थी, ये उन जातियों में सबसे मजबूत थी। और बाद में कालांतर में अगर हम बात करें तो इन्होंने कालिंजर पर भी अधिकार कर लिया था। और इसी जो भर राजा थे, ये जो भर जाति थी, इन्हीं के राजा में दो लोग, ठीक है, दो लोग इनके यहाँ, दो बघेल भाई नौकरी किया करते थे। एक था बीसल देव और दूसरे थे भीमल देव। हम देखेंगे भीसल देव और भीमल देव कौन थे ये दो बघेल भाई थे जो किसके यहाँ राजा में काम किया करते थे, भर राजा के यहाँ नौकरी किया करते थे। ठीक है, ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं किस तरीके से बघेल आए। ठीक है, अब अगर हम बघेलों की बात करें, ठीक है, तो ये जो बघेल रहे हैं, ठीक है, बघेलों की अगर हम बात करें तो ये जो बघेल रहे हैं ये बेसिकली चालुक्य वंश के थे। किस वंश के थे? चालुक्य वंश के। ये आपको याद रखना है। बघेल ओरिजिनली अपने मध्य प्रदेश के नहीं थे, ये एक चालुक्य वंश था जो आपके गुजरात साइड, जो अपना जो गुजरात वाला एरिया है, ठीक है, गुजरात वाला, वहां पर ये रूल किया करते थे चालुक्य वंश। ठीक है, और इसी चालुक्य वंश में अगर हम बात करें तो एक शासक हुआ करते थे कुमारपाल। ठीक है, देखिए आपको याद रखना है, इन्हीं क्या एक शासक हुआ करते थे कुमारपाल। ठीक है, और ये कौन से शासक हुआ करते थे? सोलंकी। ठीक है, ये क्या हुआ करते थे? सोलंकी हुआ करते थे। कौन थे? कुमारपाल। ठीक है, ठीक है, और इनकी जो राजधानी हुआ करती थी कुमारपाल की वो थी अनहिलवाड़ा। ये आपको याद रखना है, इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी? अनहिलवाड़ा। ठीक है, तो ये गुजरात के एक शासक हुआ करते थे चालुक्य वंश के। ठीक है, कुमारपाल। ठीक है, सोलंकी रूलर थे गुजरात में। ठीक है, इनकी एक राजधानी हुआ करती थी अनिलवाड़ा। ठीक है, इनके यहाँ एक इनके कोई रिलेटिव थे जिनका नाम था अर्णोराज। क्या नाम था? अर्णोराज। ठीक है, तो ये जो अर्णोराज थे, ठीक है, कुमारपाल के कोई रिश्तेदार थे अर्णोराज। ठीक है, और इनको जो है, जो, ठीक है, ये जो अर्णोराज थे, ठीक है, इनको बघेलबाड़ी, किसकी? बघेलबाड़ी एक जगह थी, यहाँ की जो सामंती थी, ठीक है, वो अर्णोराज को दे दी गई थी। तो देखिए बेसिकली बघेल क्या थे? चालुक्य थे। ठीक है, कुमारपाल जो सोलंकी रूलर था उस टाइम पर अनहिलवाड़ा में, उसने अर्नो राज्य को बघेलबाड़ी की रियासत दी। मतलब बघेलबाड़ी का उनको क्या बनाया? सामंती बनाई। ठीक है, या हम कहें बघेलबाड़ी को ही बोला जाता था व्याघ्रपल्ली। क्या बोला जाता था? व्याघ्रपल्ली। तो व्याघ्रपल्ली की या बघेलबाड़ी की रियासत इन्होंने दी। अब चूंकि बघेलबाड़ी गांव हुआ करता था जहां पर इन्होंने शुरुआत करी, इसीलिए अर्णो राज्य के जो भी वंशज थे वो बघेल कहलाए। एक रीजन ये भी है, मतलब अर्णो राज के जितने भी वंशज हैं यही आगे चल के क्या कहलाएंगे? बघेल कहलाएंगे। अब इनको बघेल क्यों कहा जाने लगा? क्योंकि बघेल बाड़ी नाम के गांव में इनको क्या मिली थी? सामंती मिली थी। ठीक है, तो इनको जो सामंती मिली थी वो कहां मिली थी? बघेल बाड़ी में। और इसीलिए इनके वंशज क्या कहलाए? बघेल कहलाए। आप देखेंगे अर्णो राज के ही वंशज क्या कहलाएंगे? बघेल राजा कहलाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अर्णो राज्य को, ठीक है, बघेलबाड़ी या हम कहें व्याघ्रपल्ली, इनकी जो है सामंती प्रदान कर दी। इसके बाद क्या होता है? अर्णो राज्य का एक पुत्र था। ठीक है, अर्णो राज्य का एक पुत्र था जिसका नाम था लवण प्रसाद। देखिए ये जो अर्णो राज थे इनका एक पुत्र था लवण प्रसाद। ठीक है, इनको व्याघ्रपल्ली, ठीक है,
या फिर व्याघ्र देव के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इनको क्या जाना जाता था, व्याघ्रपल्ली या फिर व्याघ्र देव से नाम से जाना जाता था। ठीक है, अर्णो राज्य के पुत्र थे जिनका नाम था लवण प्रसाद। ठीक है, तो लवण प्रसाद जो थे ये एक बार तीर्थ यात्रा के लिए, देखिए ये क्या कर रहे थे, लवण प्रसाद जो थे ये तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे प्रयाग और चित्रकूट में। देखिए तीर्थ यात्रा के लिए कहां कहां निकले लवण प्रसाद, एक तो प्रयाग और दूसरा चित्रकूट। ठीक है, तो ये प्रयाग और चित्रकूट ये दो जगहों पर जो है अपना उसके लिए निकले। ठीक है, किसके लिए निकले, ये तीर्थ यात्रा के लिए। और उस टाइम पर लवण प्रसाद के साथ इनके दो पौत्र, मतलब इनके दो पोते भी इनके साथ गए थे जिनका नाम था बीसल देव और बीमल देव। आपने अभी नाम सुना होगा, बीसल देव और भीमल देव, ये दो पौत्र थे इनके, मतलब दो इनके पोते और लवण प्रसाद। ये तीनों कहां गए, ये तीनों प्रयाग और चित्रकूट की तीर्थ यात्रा पर निकले। बीसल देव और भीमल देव इनके पुत्र थे, इनके सॉरी पौत्र थे। मैंने आपको बताया था बीसल देव और भीमल देव के बारे में, जो भर राजा क्या नौकरी किया करते थे। भर राजा क्या क्या किया करते थे, ये नौकरी किया करते थे, दो बघेल भाई बीसल देव और भीमल देव। ठीक है, तो ये वही दोनों हैं, लवण प्रसाद के क्या थे, ये पोते थे। अब जब ये चित्रकूट पहुंचे, ठीक है, तो चित्रकूट पे उस टाइम पर जो राजा हुआ करते थे वो हुआ करते थे भर राजा। ठीक है, चित्रकूट में गहोरा नाम की एक जगह है, यहां पर कौन शासन किया करता था, भर राजा। ठीक है, और इन्हीं भर राजाओं के एक सामंत हुआ करते थे, मतलब इन्हीं भर राजाओं के एक सामंत हुआ करते थे जिनको बोला जाता था लोधी। इन्हीं भर राजा के एक सामंत हुआ करते थे जिनको बोला जाता था लोधी। तो आपको याद रखना है लवण प्रसाद जो थे वो तीर्थ यात्रा के लिए अपने दोनों पोतों के साथ बीसल देव और भीमल देव इनके साथ निकले। जब ये चित्रकूट पहुंचे तो चित्रकूट में गहोड़ा नाम की एक जगह थी जहां पर बघेल राज्य सॉरी भर राज्य था, और भर राज्य के सामंत हुआ करते थे लोधी। ठीक है, और भर राजा क्या हो गए थे, इन सामंतों से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि ये अपनी मनमानी कर रहे थे। एक तरीके से इन्होंने गहोड़ा को अपना इंडिपेंडेंट राज्य बना लिया था। ठीक है, तब उस टाइम पर भर राजा को पता चला कि लवण प्रसाद, ठीक है, अपने दोनों पोतों बीसल देव और भीमल देव के साथ यहाँ मौजूद है। तब क्या हुआ, वहां पर जो भर राजा थे वो क्या हुए, लवण प्रसाद के पास पहुंचे और उन्होंने बीसल देव और भीमल देव से सहायता मांगी कि भाई आप लोधियों को हराने के लिए हमारी मदद करिए। ठीक है, मतलब लवण प्रसाद के पास वो गए और उन्होंने मदद मांगी। अब लवण प्रसाद तो चूंकि बुजुर्ग हो चुके थे तो उन्होंने बोला मैं तो मदद नहीं कर सकता, लेकिन मेरे दो पोते हैं बीसल देव और भीमल देव, ये आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बीसल देव और भीमल देव ये दोनों क्या पहुंच गए, ये दोनों भर राजा की सहायता करने के लिए लोधी राज्य पर इन्होंने गरवारा पर आक्रमण किया। लेकिन शुरुआत में अगर हम बात करें तो लोधियों ने इनको हरा दिया, बीसल देव और भीमल देव को हरा दिया। ठीक, अब जब इनको बीसल देव और भीमल देव को हरा दिया, ठीक, तब इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बदली। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, यहीं पर जो लोधी शासक हुआ करते थे, ठीक है, इनके एक दीवान हुआ करते थे। ठीक है, इनके दीवान हुआ करते थे जो हुआ करते थे तिवारी, इनके दीवान हुआ करते थे तिवारी। ठीक है, उनके साथ साठगांठ कर ली बिसल देव और भीमल देव ने। मतलब लोधी राज्य के, लोधी राजा के जो दीवान हुआ करते थे तिवारी, उनसे क्या कर ली, बीसल देव और भीमल देव ने साठगांठ कर ली। और जब इन्होंने साठगांठ इनके साथ करी, बीसल देव और भीमल देव ने, तब बीसल देव और भीमल देव ने इनसे कहा कि भाई आप हमको लोधियों को हराने में मदद करिए और हम आपको गहोड़ा का आधा राज्य आपको दे देंगे। ये बीसल देव और भीमल देव ने इनसे वादा किया, किनसे, जो लोधियों के दीवान हुआ करते थे तिवारी। ठीक, अब इसके लिए तिवारी तैयार हो गए। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारी चीजें इनको बता दी, जिसके कारण फिर बीसल देव और भीमल देव ने किनको हरा दिया, लोधी राजाओं को हरा दिया। और इस तरीके से बीसल देव और भीमल देव का कब्जा कहां हो गया, गहोड़ा में। कहां हो गया, गहोड़ा में। ठीक है, अब जब वादे के मुताबिक इन्होंने तिवारियों को कहा कि आप आधा राज्य ले लीजिए, ठीक है, दोनों भाइयों ने, लेकिन तिवारियों ने इसको मना कर दिया, बोले हमें आधा राज्य नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस बात से बीसल देव और भीमल देव ये दोनों इतना प्रसन्न हुए, ठीक है, कि इन्होंने यहाँ के तिवारियों को
सिंह की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? सिंह की उपाधि। ठीक है, सिंह की उपाधि दी गई और इसीलिए बघेलखंड के जो तिवारी हैं, ठीक है, ये अधरजिया तिवारी भी के नाम से भी जाने जाने लगे। अधरजिया तिवारी, ठीक है, इन्हीं तिवारियों को क्या कहा जाने लगा? अधरज तिवारियां। ठीक है, अधरज तिवारी, अधरजिया तिवारी। ठीक है, तो इसी तरीके से, ठीक है, तिवारियों को क्या कहा जाने लगा? अधिरजिया तिवारी। और इनको क्या उपाधि दी गई? सिंह की उपाधि दी गई दोनों भाइयों के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से 1236 एडी में गहोड़ा, जो चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में एक जगह थी, यहां पर बघेल सत्ता की स्थापना हुई। तो इस तरीके से 1236 में बीसल देव और भीमल देव ने गहोड़ा पर क्या कर दिया? कब्जा कर दिया। और इस तरीके से बघेल रियासत की स्थापना हुई गहोड़ा में 1236 में। तो आपको एक कहानी समझ में आई? ठीक, तो ये कहानी अपन देखते हैं, एक एक पॉइंट्स देखेंगे। ओरिजिन ऑफ बघेल्स। The power of the Chandelas and the Kalchuris become very weak due to furious attack of Turkey. As a result of which, in the first half of the 13th century, Bhad, Gond, Sengar, etc., and other small castes made their own base in the region. Among these small rulers, the Bhads was the strongest position and was also captured Kalinjar. Two Baghel brothers, Bisal Dev and Bhimal Dev, who came from Gujarat, were servants of this Bhar king. मैंने आपको बताया चंदेलों और कलचुरी जो हो गए थे वो कमजोर पड़ गए थे तुर्क के आक्रमण के कारण, जिसके कारण भड़, गोंड और सेंगर ऐसी कुछ छोटी छोटी जातियों ने अपने अपने बेस बना लिए। इसमें भर जाति जो थी ये स्ट्रॉन्गेस्ट थी और इन्होंने कालिंजर पर भी कब्जा कर लिया था। और इन्हीं क्या नौकरी करने आए थे दो भाई बिसल देव और भीमल देव गुजरात से। इसके बाद मैंने आपको बताया बघेल बेसिकली क्या थे? चालुक्य थे। सोलंकी राजा कुमारपाल ने अनिलवाड़ा, ठीक है, ठीक है, ये इसकी अनिलवाड़ा जो राजा थे कन्हिलवाड़ा के, उन्होंने व्याघ्रपल्ली या बघेलबाड़ी की जो फ्यूडिटरी थी या हम कहें सामंत थी, वो किसको दी? अर्णोराज को। मैंने आपको बताया अर्णोराज को। अब चूंकि अर्णोराज को दी गई और ये बघेलबाड़ी गांव में रहते थे, इसीलिए अर्णोराज के जो डिसेंडेंट्स या हम वंशज कहें तो वो क्या कहलाए? बघेल कहलाए। ठीक है, तो आगे चल करके जितने भी अर्णोराज के वंशज हैं वो क्या कहलाएंगे? बघेल कहलाएंगे। इसके बाद क्या हुआ? अर्णोराज के एक बेटे थे जिनका नाम था लवण प्रसाद। ठीक है, इनको क्या कहा जाता था? व्याघ्रपल्ली या फिर इनको व्याघ्रदेव भी कहा जाता था। अब मैंने आपको बताया था उस टाइम पर गहोड़ा राज्य में जो राजा रूल किया करते थे वो हुआ करते थे भर राजा। ठीक है, तो अब भर राजा के जो एक तरीके से कहा जाए फ्यूडिटरी हुआ करते थे, कौन हुआ करते थे? वो लोधी। अब उन्होंने लोधियों ने इनको बड़ा परेशान करके रखा था, तो वो लवण प्रसाद के पास आए, उनसे मदद मांगी। लवण प्रसाद ने अपने दोनों पोते भीसल देव और भीमल देव को इनके साथ भेजा। हालांकि पहले तो लोधियों ने हरा दिया, लेकिन बाद में भीसल देव और भीमल देव ने लोधियों के ही दीवान तिवारियों को अपने साथ मिला लिया और इस तरीके से, और उनको ये दिया कि भाई गहोड़ा जीतने के बाद हम आधा राज्य आपको सौंप देंगे। तिवारियों ने उनकी मदद करी, वो जीत गए। बाद में जब उन्होंने आधा राज्य उनको दिया तो उन्होंने मना कर दिया तिवारियों ने, और इस तरीके से उन्होंने तिवारियों को सिंह की उपाधि दी। और जो तिवारी कहलाए बघेलखंड के, वो क्या कहलाए? अधरजिया तिवारी। ठीक है, और इस तरीके से गहोड़ा पर किसका कब्जा हो गया? बघेलों का कब्जा हो गया। तो मैंने आपको बताया व्याघ्रदेव अपना वो उसके लिए गए थे, मैंने आपको बताया था कि पिलग्रिमेज के लिए गए थे। ठीक है, प्रयाग और चित्रकूट में, और अपने दो ग्रैंडसन्स को लेके गए थे, बीसल देव और भीमल देव। इसके बाद मैंने आपको बताया भर राजा कालिंजर के जो थे, उन्होंने दोनों भाइयों से रिक्वेस्ट करी लोधी रूलर्स के ऊपर, और इन्होंने किसको? लोधियों के किंग तिवारियों को अपने साथ मिला लिया और गहोड़ा का आधा राज्य देने की बात करी। लेकिन तिवारियों ने जब इस चीज को लेकर के मना कर दिया, तो तिवारियों को उन्होंने टाइटल दिया सिंह का, और जो बघेलखंड के तिवारी थे वो क्या कहलाने लगे? अधरजिया तिवारी। ठीक है, तो अधरजिया तिवारी कहलाने। क्लियर? और इस तरीके से बघेल वंश जो है वो स्थापित हो गया गहोड़ा में 1236। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? जब बघेल वंश यहाँ पर स्थापित हुआ गहोड़ा में, ठीक है, अब देखिए चूंकि ये जो थे ये वहां के भी सामंत हुआ करते थे, मतलब एक तरीके से प्रधानमंत्री हुआ करते थे। कहाँ के? सोलंकी राजा, याद करिए, गुजरात के सोलंकी राजा, उनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ठीक है, तो अब वहां पर दिक्कत हुई। ठीक है, तो इनको क्या किया गया? वापस बुलाया गया। ठीक है, अब इस टाइम पर जो सोलंकी राजा थे वो थे भीमदेव सेकेंड। ठीक है, कौन थे? भीमदेव सेकेंड। इन्होंने कुछ समय के बाद क्या हुआ? बीसल देव को वापस बुला लिया। ठीक है,
देखिए बीसल देव बड़े भाई थे और भीमल छोटे थे, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या किया बीसल देव ने, क्या किया, वो खुद गुजरात चले गए, ठीक है। मतलब भीम देव सेकंड के पास वो चले गए, ठीक है, गुजरात, ठीक है, प्रधानमंत्री बन गए वहां के। और जो भीमल देव थे, ठीक है, इनको गहोड़ा का राज्य सौंप दिया, ठीक है। तो भीमल देव को क्या सौंप दिया, गहोड़ा का राज्य सौंप दिया। और भीसल देव खुद किधर चले गए, अनिलवाड़ा। कहा, उस टाइम पर सोलंकी राजा थे भीम देव सेकेंड, उनके पास वापस चले गए प्रधानमंत्री बनने के लिए। बाद में भीम देव सेकेंड की भी मृत्यु हो जाती है और वहां पर बीसल देवी जो हैं वो अनिलवाड़ा के क्या बन जाते हैं, शासक बन जाते हैं। तो इस तरीके से दोनों भाई, जो बीसल देव थे, ठीक है, वो किधर चले गए, गुजरात चले गए और वहां के शासक बन गए। और जो भीमल देव थे, जो उनके छोटे भाई थे, उन्होंने अपना सत्ता कहां बनाई, गहोड़ा में बनाई, ठीक है। हमें जो पढ़ना है बघेलखंड रियासत में, वो भीमल देव के आगे पढ़ना है। मतलब भीमल देव जो गहोड़ा में राज्य कर रहे थे, ठीक है, वहां से हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इनके जो सबसे पहले राजा अगर हम बात करें तो सबसे पहले कौन बने, भीसल देव, ठीक है। अब भीसल देव की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कुछ टाइम बाद गहोड़ा का राज्य जो था, इन्होंने अपने छोटे भाई किसको दे दिया, भीमल देव को। और खुद प्रधानमंत्री बन गए सोलंकी राजा भीमदेव सेकंड के पास और अनिलवाड़ा वापस चले गए। कुछ टाइम के बाद भीमदेव सेकंड की डेथ हो गई, ठीक है। और इस तरीके से बीसल देव जो हैं वो राजा बन गए अनिलवाड़ा के। और उनके जो छोटे भाई थे भीमल देव, वो कहाँ के राजा बने, गहोड़ा के, ठीक। तो जो पहले राजा एक तरीके से माना जाए गहोड़ा के माना जाता है, वो किसको माना जाता है, भीमल देव को। और इसीलिए बघेल डायनेस्टी का फाउंडर भी इनको कहा जाता है, भीमल देव को। याद रखिएगा भीसल देव को नहीं कहा जाता, किसको कहा जाता है, भीमल देव को। क्योंकि गहोड़ा राज्य का साम्राज्य भीमल देव ने किसको दिया था अपने, सॉरी बीसल देव ने किसको दिया था, भीमल देव को। तो एक तरीके से जो बघेल वंश की स्थापना हुई है, या हम जिसको कहें संस्थापक गहोड़ा में अगर हम बात करें, तो वो कौन है, भीमल देव, ठीक है। तो आपको भीमल देव के बारे में सिर्फ इतना याद रखना है दैट ही इज द फाउंडर ऑफ बघेल डायनेस्टी इन गहोड़ा, ठीक। इसके बाद इनके बेटे आते हैं जो जिनका नाम है रनिंग देव। इसके बाद इनके बेटे गद्दी पर बैठते हैं जिनका नाम है रनिंग देव, ठीक है। देखिए भीमल देव के बेटे थे रनिंग देव, ठीक है। इनका एक्चुअल में नाम था अनिक देव, ठीक है। तो इनको अनिक देव थे लेकिन इनको रनिंग देव भी कहा जाता था, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, जो इनकी राजधानी थी गहोड़ा, ठीक है, इसमें कई सारी बिल्डिंग्स बनवाई, भवन बनवाए इन्होंने, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक तरीके से इसको अपना एक छोटा राज्य के मामले में स्थापित किया गया। मतलब इसको एक तरीके से छोटा राज्य बना दिया गया गहोड़ा को रनिंग देव ने, ठीक है। अब इसमें एक किताब है, ठीक है, जिसका नाम है वीर भानुदय काव्यम, वीर भानुदय काव्यम। उसमें रानिंग देव को गहोड़ा का प्रथम शासक बताया गया। मतलब द फर्स्ट रूलर ऑफ गहोड़ा वॉज रनिंग देव अकॉर्डिंग टू वीर भानुदय काव्यम। वीर भानुदय काव्यम के मुताबिक रानिंग देव को पहला गौड़ गहोरा शासक बताया गया है। मतलब उन्होंने भीमल देव का नाम नहीं लिया, ठीक है। उन्होंने किसका नाम लिया, रनिंग देव का नाम लिया। रनिंग देव पहले शासक हैं। अब इसके पीछे जो लॉजिक दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि संभवतः, देखिए जब भीसल देव और भीमल देव ने गहोड़ा को जीता, तो एक्चुअल में तो गहोड़ा किसकी रियासत थी, भर राजाओं की। लेकिन भर राजा ने खुश होकर के इनको दे दिया था। मतलब एक तरीके से ये भर राजा के क्या बन गए थे, सामंत बन गए थे। तो बाद में संभवतः ऐसा हुआ हो कि जो रनिंग देव थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो भर राजा थे उनके आधिपत्य से अपने आप को मुक्त कर लिया। और इसी कारण से रानिंग देव को सबसे पहला गहोड़ा का स्वतंत्र राजा घोषित किया गया। ये एक कारण हो सकता है। मतलब देखिए पहले तो ये क्या हुआ करते थे, भर राजा के ही सामंत हुआ करते थे भीसल देव और भीमल देव, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली ये रियासत थी किसकी, भर राजा की थी। लेकिन बाद में रनिंग देव को प्रथम गहोरा का शासक बताया गया। इसमें संभवतः यह हो सकता है कि भीमल देव के पश्चात रानिंग देव ने गहोरा को कालिंजर के जो भर राजा थे, ठीक है, उनके आधिपत्य से मुक्त करा दिया। तो इस तरीके से रनिंग देव जो हैं वो पहले प्रथम शासक बने अकॉर्डिंग टू वीर भानुदय काव्य, ठीक। तो रनिंग देव की बात करें तो भीमल देव के बेटे थे अनिक देव, जिनको रनिंग देव कहा जाता था। डेकोरेटेड द कैपिटल गहोड़ा विद बिल्डिंग्स एंड एक्सपांडेड द गहोड़ा जागीर,
गिवन इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्मॉल स्टेट, मतलब एक छोटे राज्य के रूप में इन्होंने इसको पहचान दी। इसके बाद बात करें इन वीर भानुदय काव्यम में इनको राणिंग देव को डिस्क्राइब किया गया एज द फर्स्ट रूलर ऑफ गहुड़ा। अब इनको ये पॉसिबिलिटी किस लिए हो सकती है कि भीमल देव के बाद राणिंग देव ने गहुड़ा को फ्रॉम द डोमिनेशन ऑफ भर राजा कालिंजर के राजा से आधिपत्य से मुक्त करा लिया हो, ठीक है, और ये एक इंडिपेंडेंट राजा बन गए, ठीक है। तो जब ये इंडिपेंडेंट राजा बने तो इनको सबसे पहला रूलर मान लिया गया, लेकिन ये कहां दिया हुआ है, वीर भानुदय काव्य, राणिंग देव को उन्होंने पहला रूलर माना। तो समझ में आए, राणिंग देव सबसे पहले थे बीसल देव, बीसल देव के बाद बने भीमल देव, और भीमल देव के बाद बने राणिंग देव, ठीक है। इसके बाद इनके पुत्र आएंगे जिनका नाम है भुल्लार देव, ठीक है। इसके बाद राणिंग देव के पुत्र आते हैं, ठीक है, जिनका नाम है भुल्लार देव, ठीक। अब देखिए भुल्लार देव की अगर हम बात करें तो ये राणिंग देव के बेटे थे भुल्लार देव, who first assumed the title of महाराजाधिराज। He proved to be a brave and ambitious ruler। देखिए राणिंग देव के जो बेटे थे भुल्लार देव, ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की पदवी धारण करी, मतलब इससे पहले अपने आप को किसी ने महाराजाधिराज नहीं कहा था। राणिंग देव के बेटे भुल्लार देव ये पहले ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को टाइटल दिया महाराजाधिराज का, पदवी धारण करी, ठीक है। और ये एक बहुत ही पराक्रमी और महत्वाकांक्षी शासक थे, मतलब ही वॉज अ वेरी ब्रेव एंड एम्बिशियस रूलर, ठीक है। देखिए एक तो होता है पराक्रमी होना और एक होता है एम्बिशियस होना, महत्वाकांक्षी शासक, ठीक। इससे प्रभावित होकर मतलब भुल्लार देव की, ठीक है, भुल्लार देव की ब्रेवरी मतलब पराक्रमी और महत्वाकांक्षी सोच देख करके अफीफ नाम के एक थे जिन्होंने अपनी किताब तारीखे फिरोज शाही में, ठीक है, उनको भुल्लार देव को फिरोज शाह तुगलक के दरबार में इटावा के राय सुमेर चौहान जैसे प्रभावशाली राजाओं की पंक्ति में बैठा हुआ बताया बतलाया। मतलब इन्होंने कहा, देखिए उस टाइम पर भुल्लार देव जिस टाइम पर थे, इस टाइम पर जो दिल्ली पे जिनका राज था वो थी दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत के एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, तुगलक वंश हुआ करता था और उनके एक राजा हुआ करते थे फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो इन्होंने बताया तारीखे फिरोज शाही में कि फिरोज शाह तुगलक के दरबार में इटावा के राय सुमेर चौहान जैसे बड़े राजाओं के समकालीन बैठा करते थे भुल्लार देव। आप समझ सकते हैं कि वे कितने ज्यादा पराक्रमी और महत्वाकांक्षी शासक होंगे। तो इन्होंने बताया कि अफीफ ने अपनी किताब में लिखा तारीखे फिरोज शाही में मेंशन किया भुल्लार देव सिटिंग इन द रो ऑफ इन्फ्लुएंशियल किंग्स लाइक राय सुमेर चौहान ऑफ इटावा इन फिरोज शाह तुगलक कोर्ट। मैंने आपको बताया फिरोज शाह तुगलक के दरबार में जो इन्फ्लुएंशियल किंग्स हुआ करते थे उस पद्धति पर भुल्लार देव भी बैठे थे, जिसमें राय सुमार चौहान जैसे राजा बैठा करते थे। इससे पता चलता है कि भुल्लार देव जो थे वो काफी ज्यादा पराक्रमी राजा थे, ठीक है। अब जैसे जैसे फिरोज शाह तुगलक के समय पर जैसे जैसे मैंने आपको बताया था, मैं आपको बताऊंगा इतिहास में दिल्ली सल्तनत जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा फिरोज शाह तुगलक के बाद या फिरोज शाह तुगलक के ही टाइम पर दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे क्या होने लगी, कमजोर पड़ने लगी, ठीक है। तो जब दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ने लगी तो इस बात का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी ने उठाया तो वो भुल्लार देव ने उठाया, ठीक है। और इस तरीके से क्या कर दिया, दिल्ली सल्तनत से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया भुल्लार देव ने, और इन्होंने किसकी उपाधि धारण करी, महाराजाधिराज, ठीक है। तो महाराजाधिराज की जो है उपाधि धारण करी इन्होंने, ठीक है, और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। कब, जब फिरोज शाह तुगलक जो थे, जो तुगलक वंश के थे, उनके समय पर जब दिल्ली सल्तनत क्या हुई, कमजोर पड़ी। तो इनके बारे में लिखा है व्हेन दिस दिल्ली सल्तनत फेल ड्यूरिंग फिरोज शाह तुगलक टाइम he declared himself independent from the दिल्ली सल्तनत and assumed the title of महाराजाधिराज, ठीक है। इन्होंने किसका टाइटल लिया, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी, ठीक है। अब देखिए भुल्लार देव के एक पुत्र हुआ करते थे जिनका नाम था सिंहदेव, भुल्लार देव के ही एक पुत्र हुआ करते थे जिनका नाम था सिंहदेव, ठीक है। देखिए भुल्लार देव के जो पुत्र थे सिंहदेव, ठीक है, ये बड़े धार्मिक कर्मकांडी व्यक्ति थे, ठीक है। और इन्होंने क्या कर लिया था, त्रिवेणी प्रयाग में, ठीक है, जो प्रयाग में त्रिवेणी संगम है, ठीक है, आज भी प्रयाग में क्या है, त्रिवेणी संगम है, ठीक है,
यहां पर क्या कर दिया था, सिंहदेव ने जल समाधि ले ली थी। ठीक, तो सिंहदेव ने क्या किया था, इनके जो बेटे थे भुल्लार देव के, सिंहदेव, उन्होंने प्रयाग में त्रिवेणी में क्या कर ली थी, जल समाधि ले ली थी, जिससे भुल्लार देव बहुत ज्यादा शोकाकुल हो गए थे। मतलब वो बहुत ज्यादा अपसेट हो गए थे कि उनके बेटे ने जल समाधि ले ली प्रयाग में। ठीक है, अब उसके बाद सिंहदेव, चूंकि अब भुल्लार देव के बाद किसी ना किसी को तो राजा बनना था, तो अब सिंहदेव तो बन नहीं सकते थे क्योंकि उन्होंने क्या ले ली थी, समाधि ले ली थी। तब इन्हीं भुल्लार देव का एक पोता हुआ करता था, ठीक है, जिसका नाम था बीरम देव। ठीक, जिनका नाम था बीरम देव। भुल्लार देव का एक पोता हुआ करता था, पौत्र हुआ करता था बीरम देव। उसको क्या बनाया गया, उत्तराधिकारी बनाया गया, क्योंकि इनके बेटे सिंहदेव ने तो समाधि ले ली थी प्रयाग त्रिवेणी में। तो उसके बाद भुल्लार देव के बाद इनके पोते, क्या नाम था, बीरम देव, ये गद्दी पर बैठे। तो मैंने बताया भुल्लार देव के बेटे थे सिंहदेव, इन्होंने जल समाधि ले ली थी त्रिवेणी प्रयाग में। ठीक है, तो इस बात से ये काफी ज्यादा दुखी हुए और इन्होंने वीरम देव, ठीक है, जो इनके पोते हुआ करते थे, उनको अपना क्या बना लिया, सक्सेसर बना लिया। तो अब भुल्लार देव के बाद जो अगले राजा बघेलों के बनेंगे वो कौन बनेंगे, बीरम देव। ठीक, तो अगले जो राजा बनते हैं वो कौन बनते हैं, बीरम देव। ठीक है, अब बीरम देव की बात करें तो मैंने आपको बताया ये भुल्लार देव के क्या थे, ग्रैंडसन थे। ठीक, और इन्हीं के समय पर, देखिए इनके समय पर बघेलों ने अपना विस्तार शुरू किया। मतलब एक तरीके से विस्तार पहले भी हो रहा था लेकिन उतने बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा था। लेकिन बीरम देव के टाइम पर इन्होंने बांधवगढ़ और अमरकंटक तक, मतलब जो अमरकंटक जो क्षेत्र है आज जहां से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, अमरकंटक और बांधवगढ़, ठीक है, यहां तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया था बीरम देव के टाइम पे। मतलब बघेलों के राज्य का क्या हुआ, विस्तार हुआ। ठीक है, और बीरम देव ने अपनी सीमाएं कहां तक बढ़ा ली, आज का बांधवगढ़ और अमरकंटक। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो एक किताब मैंने जिसको आपका नाम बताया था, वीर भानुदय काव्यम, जिसके तहत रानी देव को पहला शासक बताया गया गहुड़ा का। ठीक है, अब इनके समय पर, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, देखिए इस टाइम पर भी दिल्ली सल्तनत चल रही थी बीरम देव के समय पर भी। तो इन्होंने भी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाली एक सेहुड़ा नाम की जगह, ठीक है, सेहुड़ा, ठीक है, सेहुड़ा जो है ये अपने चित्रकूट जिले में आती है। कौन सी जिले में आती है, चित्रकूट जिले में सेहुड़ा। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आया करती थी। तो अकॉर्डिंग टू वीर भानुदय काव्यम, बीरम देव ने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाली सेहुड़ा नामक नगर को विचित करके दिल्ली सल्तनत से विग्रह कर लिया था। मतलब इन्होंने क्या कर लिया, देखिए दिल्ली सल्तनत की एक जगह हुआ करती थी सेहुड़ा। सेहुड़ा आज का जो जिला चित्रकूट में है, ठीक है, ये कालिंजर के उत्तर में थी। ठीक है, तो यहां पर क्या कर लिया था, ये पहले दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आती थी। अब जैसे ही दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ी तो बीरम देव ने क्या कर लिया, यहां पर अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो बीरम देव चूंकि एक बहुत ही शौर्य और पराक्रमी राजा थे, मतलब काफी ज्यादा ब्रेव थे, जिससे प्रभावित होकर के, ठीक है, ये तारीके मोहम्मदी, ठीक है, तारीके मोहम्मदी के लेखक जो थे, ठीक है, उन्होंने इसको ईरानी पहलवान से कंपेयर कर दिया। मतलब इनको युग का नीरम कहा गया, ईरानी पहलवान। युग का नीरम मतलब ईरानी पहलवान। देखिए तारीके मोहम्मदी के लेखक जो थे, बीरम देव की ब्रेवरी देख करके या उनका पराक्रम देख करके उनको युग का नीरम कहा जाने लगा उनके लेख में, जो कि एक ईरानी पहलवान हुआ करते। ठीक है, तो इनको ईरानी पहलवान या हम कहें युग का नीरम, बीरम देव को किसमें कहा गया है, तारीख ए मोहम्मदी में। कहा कहा गया है, तारीख ए मोहम्मदी में। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें, बीरम देव ने दिल्ली सल्तनत की कमजोरी का फायदा उठाया और अपनी राज्य की सीमाएं जो हैं वो धीरे धीरे क्या बढ़ने लगे, बढ़ाने लगे। देखिए बीरम देव ने भी दिल्ली सल्तनत की कमजोरी का काफी फायदा उठाया। ठीक है, तो इन्होंने भी क्या करने लगा, राज्य का अपने क्या करने लगे, सीमाओं को बढ़ाने लगे। अब इनके राज्य की अगर हम बात करें तो जब बीरम देव राजा थे, ठीक है, तो इनका बघेल राज्य की सीमाएं जो थी उत्तर में, अगर हम नॉर्थ की बात करें
तो नॉर्थ में गंगा जमुना तक, गंगा यमुना तक, ठीक है, संगम प्रयाग तक। अगर हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में नर्मदा के उद्गम स्थल मैंने आपको बताया अमरकंटक, अमरकंटक तक इनका राज्य हो गया था। इसके बाद अगर हम बात करें पश्चिम में जो था, ठीक है, पश्चिम में अगर हम बात करें तो सहुड़ा केन नदी के पास, और जो पूर्व की बात करें तो विंध्याचल। तो इस तक इन लोगों की इनकी पूरी जो हो गई टेरिटरी फैलने लगी। ठीक, तो बीरम देव आपको समझ में आया। ठीक, देखिए बीरम देव के बात करें तो ये पोते थे किनके, भुल्लार देव के। इसके बाद बात करें तो इन्होंने बांधवगढ़ और अमरकंटक तक अपने साम्राज्य को क्या कर लिया था, फैला लिया था। इसके बाद बात करें तो वीर भानु काव्यम में इन्होंने बताया कि बीरम देव जो थे, एक सेहुंदा नाम की एक जगह हुआ करती थी जो आज चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में है, कालिंजर के उत्तर में। ये दिल्ली सल्तनत के अंदर आया करती थी, लेकिन इसको क्या कर लिया था, बीरम देव ने कब्जा कर लिया था, और ये क्या कर गए, कंफ्लिक्ट में आ गए थे दिल्ली सुल्तान के। क्योंकि भाई दिल्ली सल्तनत की जगह पर कब्जा करेंगे तो भाई दिल्ली सुल्तान जो है वो शांति से तो बैठेंगे नहीं। तो बीरम देव ने इस तरीके से क्या कर लिया था, दिल्ली सल्तनत की जगह पर कब्जा किया। इसके बाद बात करें तो बीरम देव की जो है ब्रेवरी देख करके इनके जो राइटर थे, तारीके मोहम्मदी के राइटर जो थे, इन्होंने इनको युग का नीरम कहा, या ईरानी रेसलर, ठीक है, ईरानी पहलवान का। इसके बाद बात करें, बीरम देव ने भी दिल्ली सुल्तनत की कमजोरी का खूब फायदा उठाया और अपनी बाउंड्रीज को एक्टिवली एक्सपांड करते गए। अब अगर हम बात करें तो बीरम देव के समय पर बघेलों की जो बाउंड्री थी, अगर हम नॉर्थ की बात करें तो वो गंगा यमुना प्रयाग तक, अमरकंटक साउथ में, और नर्मदा का जो ओरिजिन था साउथ में, फिर केन नदी से हुंडा ये वेस्ट में, और विंध्याचल पर्वत कहाँ है, ईस्ट में। यहाँ तक क्या थी, बीरम देव की बाउंड्री थी। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ एक पॉइंट और भी याद रखना है, बीरम देव की एक फ्रेंडली रिलेशन थे सरकी के सुल्तान इब्राहिम शर्की से, ये आपको याद रखना है। सरकी के एक सुल्तान हुआ करते थे, सरकी सुल्तान इब्राहिम सरकी। इनसे बीरम देव बघेल के क्या थे, मैत्रीपूर्ण संबंध थे, फ्रेंडली रिलेशन। ठीक, तो आपको बीरम देव समझ में आए। ठीक, बीरम देव, ठीक है, इनको ही युग का नीरम कहा गया, किसके द्वारा, एक राइटर है जिनकी किताब है तारीके मोहम्मदी, इसमें क्या कहा गया इनको, युग का नीरम, ईरानी रेसलर। ठीक, इसके बाद जो अगले राजा बनते हैं वो बनते हैं वीर सिंह देव। देखिए बीरम देव के बाद जो अगले राजा बनेंगे ये बनेंगे वीर सिंह देव। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से मुगलों के साथ, ठीक है, देखिए अब दिल्ली सल्तनत खत्म हुई, और आपको याद है इब्राहिम लोदी को किसने हराया था पानीपत के पहले युद्ध में, बाबर ने। और बाबर से ही क्या हुई, 1526 में मुगलिया सल्तनत की स्थापना हुई। अब बघेलों का मुगलों के साथ जो संबंध है वो यहां से शुरू होता है वीर सिंह देव से। देखिए वीर सिंह देव की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपने एक टाइम और ये सुना होगा, जब मैं आपको गोंडवाना रियासत पढ़ा रहा था तब भी एक उस पर नाम आया था वीर सिंह देव का, बघेल राजा वीर सिंह देव। कहा नाम आया था, आपको याद होगा, गढ़ा के जो शासक थे अर्जुन दास, ठीक है, अर्जुन दास के एक पुत्र हुआ करते थे, मैंने आपको बताया था यादव राय, अर्जुन दास जो उसके संस्थापक थे गोंडवाना शासन के, उनके एक पुत्र हुआ करते थे आमड़ दास, ठीक है, आमड़ दास, ठीक है, जो बाद में संग्राम शाह के नाम से जाने गए, याद होगा आपको आमड़ दास। इनकी इनके पिता से नहीं बनती थी, मैंने आपको बताया था, याद करिएगा, या तो आप पीछे एक बार लेक्चर देख लीजिएगा। तब आमर दास जो थे उनको राज्य से निकाल दिया था अर्जुन दास ने, ठीक है, और अर्जुन दास आमर दास को निकाल दिया था। तब आमर दास जिनसे सहायता मांगने गए थे वो गए थे वीर सिंह देव के पास, ये वही वीर सिंह देव, बघेल शासक वीर सिंह देव। तो क्या याद आया, वीर सिंह देव हैड हेल्प्ड हिज सन आमर दास अगेंस्ट गढ़ा रूलर अर्जुन दास। मैंने आपको बताया गढ़ा के राजा थे अर्जुन दास, उनका बड़ा बेटा था आमर दास। उन्होंने क्या कर दिया था, इनसे इनकी बनती नहीं थी, जिसके कारण अर्जुन दास ने उसको निकाल दिया था, और आमर दास किसके शरण लेने पहुंच गए थे, वीर सिंह देव के पास। ठीक है, इसके बाद बात करें तो आपको याद होगा, बाबर जब मुगलिया सल्तनत स्थापित हुई 1526 में, इसके बाद 1527 में राजस्थान के एक, राजस्थान वाले क्षेत्र में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राणा सांगा।
कौन हुआ करते थे? राणा सांगा। ठीक है, तो 1527 में राणा सांगा के साथ युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा। तो राणा सांगा के साथ खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में बाबर। बाबर ने पहला युद्ध जो लड़ा था हिंदुस्तान में आने के बाद, वो लड़ा था राणा सांगा से। कब? खानवा के युद्ध में 1527 में। ठीक, तब इस टाइम पर जो वीर सिंह देव थे, बघेल राजा जो थे वीर सिंह देव, इन्होंने राणा सांगा की मदद करी थी। इन्होंने किसकी मदद करी? राणा सांगा की मदद करी, क्योंकि वीर सिंह देव एक हिंदू राजा हुआ करते थे। ठीक है, और राणा सांगा भी क्या थे? हिंदू राजा थे। तो एक तरीके से, इस तरीके से राणा सांगा की मदद किसने करी थी? खानवा के युद्ध में वीर सिंह देव ने। ठीक है, अब वीर सिंह देव जो थे, ठीक है, इन्होंने राणा सांगा की मदद करी, लेकिन बाबर से राणा सांगा ये युद्ध हार गए थे। भाई बाबर ने क्या कर दिया था? राणा सांगा को इस युद्ध में हरा दिया था। अब वीर सिंह देव को यह समझ में आ गया कि भैया अब राणा सांगा तो नहीं रहे, राणा सांगा क्या हार गए युद्ध में, तो भैया अब हमें बाबर से वो कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें अपना राज्य बचाना है, क्योंकि कल ये मुगल बघेलों पर भी आक्रमण करेंगे। भाई जब उन्होंने राणा सांगा को नहीं छोड़ा तो फिर हमारी बिसात क्या है? ठीक, तो वीर सिंह देव ने क्या किया? बाबर के साथ मित्रता कर ली। मतलब जैसे ही खानवा का युद्ध खत्म हुआ, बाद में बाबर की विजय के पश्चात वीर सिंह देव ने बाबर से मित्रता कर ली। तो इस तरीके से बघेल और मुगल ये एक दूसरे के क्या बन गए? मित्र बन गए, ये आपको याद। और काफी लंबे समय तक बघेल और मुगलों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध रहे। इसकी नींव कहां रखी गई? वीर सिंह देव के टाइम। इन्होंने राणा सांगा की मदद करी खानवा के युद्ध में, लेकिन राणा सांगा क्या हो गए? हार गए। अब राणा सांगा हार गए तो जीता कौन? बाबर। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने सोचा कि भाई बाबर से अगर अपने आप को बचाना है तो बाबर से दोस्ती कर ली। ठीक, तो वीर सिंह देव ने क्या करी? बाबर से क्या कर ली? मित्रता कर ली। तो वीर सिंह देव में बघेल ने, मैंने बात बताया, राणा सांगा की मदद करी बाबर के अगेंस्ट खानवा के युद्ध में, लेकिन जब बाबर जीत गया तो वीर सिंह देव ने क्या कर दिया? बाबर से दोस्ती कर ली। क्लियर? तो इस तरीके से बघेलों की और मुगलों की मित्रता जो है वो आने लगी। ठीक, अब देखिए ये मित्रता धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, और इवन बाबर के बाद जब उनके बेटे मुगलिया सल्तनत पे बैठे, जिनका नाम था हुमायूं। ठीक है, तो हुमायूं का 1539 में, 1539 में और 1540 में दो युद्ध लड़े गए हुमायूं के द्वारा। याद करिएगा, मुगलों के जो सल्तनत के जो राजा थे हुमायूं, इन्होंने दो युद्ध लड़े थे 1539 और 1540 में। और ये युद्ध किसके खिलाफ लड़े थे? आप याद करिएगा, ये युद्ध लड़े थे शेर शाह सूरी के खिलाफ, जिसने बाद में 1540 में हुमायूं को दिल्ली से भगा दिया था, और दिल्ली पर किसका कब्जा हो गया था? सुर का कब्जा हो गया था। तो सुर एम्पायर स्टैब्लिश हो गया। ठीक, तो उस टाइम पर, जिस टाइम पर हुमायूं को ये शेर शाह सूरी जो है उनसे युद्ध चल रहा था, उस टाइम पर बघेल राजाओं ने हुमायूं की सहायता करी थी। देखिए, वीर सिंह देव का बेटा था जो आगे बनेगा वीर भानु। वीर सिंह देव का एक बेटा था जिसका नाम था वीर भानु, ये आगे राजा बनेगा, और इसी वीर भानु ने हुमायूं की मदद करी थी। 1539 में भी मदद करी थी और 1540 में भी मदद करी। ठीक, तो इस तरीके से बघेलों ने क्या किया था? मुगलों की काफी सहायता करी। इसीलिए जब हुमायूं जीत करके 1555 में आया, तो उसने सबसे पहले बघेलों की, बघेल खंड की रियासत को कर मुक्त कर दिया था, अपने इसी एहसान की वजह से। क्योंकि उनको पता था कि यार बुरे वक्त में हमारे यही काम आए थे। ठीक है, जब कोई हमारा साथ नहीं दे रहा था तब ये काम आए थे। तो इसीलिए मुगलों ने उनको इनाम के तौर पर बघेलखंड रियासत पर ना कभी आक्रमण किया। बाद में फिर डिफरेंसेस हुए तो आक्रमण हुआ, लेकिन उस टाइम तक इनको कर मुक्त भी कर दिया। ये मित्रता चलती रही। मैंने आपको बताया कि ये मित्रता चलती रही, और चौसा के युद्ध के टाइम 1539 में, देखिए 1539 में जो युद्ध हुआ था वो हुआ था चौसा का युद्ध, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। और 1540 जो हुआ था वो हुआ था बेलग्राम का युद्ध, ये भी शेर शाह सूरी और किसके बीच हुआ? हुमायूं के बीच।
और इसी 1540 के युद्ध में शेरशाह सूरी ने क्या कर दिया, हुमायूं को यहां से भगा दिया और खुद सुर एम्पायर की स्थापना की। ठीक, अब इस टाइम पर हुमायूं की सहायता कौन कर रहे थे, वीर सिंह देव के बेटे वीर भानु। क्यों, क्योंकि इनके पिता ने जो की थी मित्रता करी थी बाबर के साथ। ठीक, तो उस मित्रता का मोल कौन चुका रहे थे, वीर भानु, जिन्होंने मदद करी। ठीक है, चौसा के युद्ध में भी मदद करी और इसके कारण मुगल जितने भी थे वो हमेशा से एक तरीके से कृतज्ञ रहे बघेलों के, और इन्होंने बघेलों को हमेशा टैक्स, ठीक है, फ्री रखा और हमेशा इनकी मदद करी जब भी इनके यहाँ क्या हुआ, क्राइसिस हुआ। ठीक है, तो जितने भी मुगल शासक थे, ठीक है, उन्होंने, ठीक है, जितने भी मुगल सम्राट थे उन्होंने इसको बहुत वो माना। ठीक है, और बघेलों को कर से और हमेशा क्राइसिस के टाइम, संकट के टाइम पर मदद करने का वो। इवन आपका जो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी, ठीक है, बाबरनामा हम पढ़ेंगे। ठीक है, बाबरनामा में उन्होंने जो 3 बड़े राजा, भारतवर्ष के जो 3 बड़े राजाओं के नाम लिखे हैं, उनमें से एक नाम वीर सिंह देव का भी है। इसका नाम है वीर सिंह देव का। ठीक है, हम देखेंगे आगे कौन कौन से राजा रहे हैं। ठीक, तो बाबर हैज मेंशन 3 ग्रेट किंग्स ऑफ इंडिया इन हिज ऑटोबायोग्राफी, वन ऑफ देम इज वीर सिंह देव। उन तीनों में से एक कौन थे, वीर सिंह। ठीक, और भी राजा रहे हैं, अपन आगे देखेंगे। तो इस तरीके से वीर सिंह देव, ठीक है, इन्होंने, इनके बेटे ने भी किसकी सहायता करी थी, वीर भानु ने किसकी सहायता करी, हुमायूं की सहायता करी। ठीक है, क्लियर हुआ, वीर सिंह देव। अब इसके बाद जो अगले राजा बनते हैं वो बनते हैं वीर भानु। ठीक है, तो वीर भानु जो है वो अगले राजा बनते हैं। ठीक, तो वीर भानु जो थे ये वही हैं जिन्होंने शेर शाह सूरी के विरुद्ध हुमायूं की मदद करी थी। ठीक है, और इसका मोल इनको भी चुकाना पड़ा था वीर भानु को, क्योंकि भाई देखिए, आप अगर किसी राजा की मदद करते हैं, 2 राजा आपस में लड़ रहे हैं, आपने अगर किसी की मदद करी तो जाहिर सी बात है कि अगर वो राजा जीत गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर गलती से वो हार गया तो फिर जो जीता हुआ राजा है वो भूलता नहीं है कि किसने किसने मदद करी, और फिर वो इनको भी मारेगा। ठीक है, देखिएगा अभी आप शेरशाह सूरी। ठीक है, और ये वीर भानु, ठीक है, तो वीर भानु जो थे ये वीर सिंह देव के पुत्र थे, और इन्होंने ही हुमायूं को, जब शेरशाह सूरी ने पराजित किया था तो हुमायूं को अपने यहाँ शरण दी थी वीर भानु। ठीक है, चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने उनको पराजित किया। ठीक, अब इसके बाद इनको शरण कहाँ दी गई, वीर भानु के द्वारा दी गई। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, जो शेरशाह सूरी का सेनापति था, ठीक है, वो जब पहुंचा हुमायूं का पीछा करते करते, तो वीर भानु की सेना ने क्या कर दिया था, उनके सेनापति, किसके, शेरशाह सूरी के सेनापति को मारकर भगा दिया। अब देखिए ये बात शेरशाह सूरी को समझ में आ गई कि यार ये बहुत मदद कर रहा है वीर भानु हुमायूं। अब शेरशाह सूरी का दिमाग घूमा, लेकिन पहले उसका टारगेट था हुमायूं। ठीक, तो 1540 में जब बेलग्राम का युद्ध हुआ, ठीक है, तब भी वीर भानु ने किसकी मदद करी, हुमायूं की मदद करी। ठीक है, और इसमें मुगल और बघेलों की जो दोस्ती थी उसका निर्वाहन किया। लेकिन जब हुमायूं को यहां से भगा दिया गया, ठीक, अब जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भगाया और दिल्ली पर अब इनका कब्जा हो गया, उसके बाद फिर इनकी नजर पड़ी वीर भानु पर कि भैया इसने हुमायूं की बड़ी मदद करी थी हमारे खिलाफ। ठीक, तब शेरशाह सूरी की सेना ने आक्रमण किया किसके ऊपर, वीर भानु के ऊपर। ठीक है, कि इसको तो सबक सिखाना है, ये बड़ा हुमायूं का हितैषी बन रहा था। ठीक, भाई देखिए हुमायूं अब भाग गए, मुगलों की सल्तनत चली गई, बघेलों की क्या हो गई, और शेरशाह सूरी के खिलाफ कैंपेन में इन्होंने साथ दिया। तब क्या हुआ, वीर भानु का पीछा करने के लिए इन्होंने अपनी पूरी सेना भेजी वीर भानु के पीछे। अब वीर भानु जो थे वो शेरशाह सूरी से तो लड़ नहीं सकते थे भैया, जब मुगलों को उसने उड़ा दिया तो ये क्या चीज है। ठीक, तब वीर भानु कहाँ भाग गए, वीर भानु अपना राज्य छोड़ के भाग गए कालिंजर। कालिंजर पर उस टाइम पर यहाँ के राजा थे कीरत सिंह चंदेल, याद करिए, कीरत सिंह चंदेल। ठीक, कीरत सिंह चंदेल के यहाँ शरण लेने के लिए कौन पहुंच गए, वीर भानु। ठीक, अब शेरशाह सूरी जो है वो वीर भानु का पीछा कर रहे थे,
और शेर शाह सूरी 1545 में कालिंजर पहुंचे कीरत सिंह चंदेल के। और उन्होंने क्या किया, वीर भानु को मांगा उनसे कि ये वीर भानु को हमें सौंपो, ठीक है, ये हमारा शत्रु है, हमें इसे खत्म करना है और आप हमें इसको सौंप दो। अब कालिंजर के जो राजा थे कीरत सिंह चंदेल, उन्होंने वीर भानु को देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा ये हमारी शरण में आए हैं, हम इनको नहीं दे सकते। और इस एवज में शेर शाह सूरी की सेना ने कालिंजर पर आक्रमण कर दिया। ठीक, और इसी आक्रमण में आप जानते हैं शेर शाह सूरी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इनका एक जो बम था, एक जो गोला था, वो इन्हीं के पास आकर के फट गया था, जिसके कारण शेर शाह सूरी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो जो कालिंजर का अभियान था वो शेर शाह सूरी का आखिरी अभियान। कालिंजर का अभियान क्यों हुआ था, क्योंकि ये वीर भानु के पीछे थे और वीर भानु भाग के कहा चला गया था, कीरत सिंह चंदेल के पास। समझ में आया आपको? ठीक है, तो इस तरीके से शेर शाह सूरी की इसी युद्ध में क्या हो गई थी, तो वीर भानु की अगर हम बात करें तो वीर भानु किसके बेटे थे, वीर सिंह देव के बेटे थे। और इन्होंने ही हुमायूं को शरण दी थी शेर शाह सूरी से हारने के बाद। इसके बाद बात करें, जब शेर शाह सूरी ने इनको चौसा के युद्ध में हराया 1539 में, तब उस टाइम पर ये अपनी जान बचा करके भाग रहे थे गंगा जमुना तरफ, अरेल प्रयाग तरफ। तब यहाँ पर वीर भानु ने इनकी मदद करी। किसकी, हुमायूं की। एक तो इनको नदी पार कराई गई, ठीक है, और इन्होंने क्या कर दिया, उस टाइम पर जो शेर शाह सूरी का कमांडर था, ठीक है, जो इसका पीछा कर रहा था हुमायूं का, उसको मार दिया। ठीक, इस बात का भी खन्नस थी शेर शाह सूरी। इसके बाद बात करें 1540 में बेलग्राम का युद्ध हुआ और इसमें डिसाइसिवली शेर शाह सूरी ने क्या हरा दिया, हुमायूं को हरा दिया। लेकिन इस टाइम पर भी वीर भानु ने बघेल मुगल फ्रेंडशिप को बनाए रखा और वीर भानु ने हेल्प करी, ठीक है। लेकिन उनकी जो बात है वो उतना ज्यादा हुमायूं नहीं कर पाए, ठीक है, क्योंकि हुमायूं को क्या कर दिया गया, हरा दिया गया, ठीक है। तो शेर शाह सूरी ने फिर इसके बाद बुलाया वीर भानु को अपने दरबार में, लेकिन वीर भानु क्या हो गया, भाग गया वहां से। और कहाँ पहुंचा, शेर शाह सूरी के कोर्ट में उन्होंने वो देने से मना कर दिया। और कहाँ भाग गया, कालिंजर भाग गया कीरत सिंह चंदेल के पास। मैंने आपको बताया कीरत सिंह चंदेल के पास चला गया। उसके बाद फिर शेर शाह सूरी ने वीर भानु की डिमांड करी कीरत सिंह से, लेकिन उसने मना कर दिया। और इस तरीके से शेर शाह सूरी ने जो है कालिंजर पर आक्रमण कर दिया। और ये इनका आखिरी अभियान था शेर शाह सूरी का। इसके बाद क्या हो गया, 1545 में एक गोला जो था वो उनके पास ही आकर के गिर गया और इस तरीके से शेर शाह सूरी की क्या हो गई, मृत्यु। समझ में आया आपके वीर भानु? ठीक है। अब वीर भानु के बाद इनके बेटे, अगर हम बात करें वीर भानु के बाद इनके बेटे राजा बनते हैं जिनका नाम है रामचंद्र देव। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट राजा है। ठीक है, इसके बाद इनके बेटे, बघेल वंश के इनके बेटे जो हैं वो शासक बनते हैं जिनका नाम है रामचंद्र देव। ठीक है, देखिए इनके बारे में आपको ये याद रखना है, ये अकबर के समकालीन थे। अकबर के समकालीन मतलब कंटेम्प्रेरी, मतलब जिस टाइम पर मुगलिया सल्तनत पे कौन बैठे थे, अकबर। उस टाइम पर बघेलों के राजा कौन थे, रामचंद्र देव। ठीक है, अब देखिए यहीं से खटपट शुरू होगी बघेलों में और मुगलों में, यहीं से। ठीक है, अभी हम बताएंगे क्यों। देखिए अकबर जो थे, ठीक है, इनके समकालीन थे रामचंद्र देव बघेल। ठीक है, अब रामचंद्र देव बघेल जो थे वो एक कुशल शासक थे। ठीक है, और ये आर्ट और कल्चर, मतलब आर्ट, ठीक है, आर्ट और लिटरेचर, इस पर बड़ा ध्यान दिया करते थे। मतलब रामचंद्र देव बघेल जो थे ये कला और विद्या, इनके बड़े पोषक हुआ करते थे। इनके दरबार में, ठीक है, बड़े बड़े विद्वान और कलाकारों को आश्रय मिलता था। रामचंद्र देव बघेल के बड़े बड़े जो विद्वान हुआ करते थे या बड़े बड़े जो कलाकार हुआ करते थे, उनको क्या मिलता था, आश्रय मिलता था। अब इन्हीं के दरबार में आपको याद होगा एक संगीत के सम्राट हुआ करते थे जिनका नाम था तानसेन। ये नाम आपने सुना होगा, तानसेन। ये रामचंद्र देव बघेल के ही दरबार में गायक हुआ करते, दरबारी कवि या दरबारी गायक के। ठीक है, दरबारी गायक हुआ करते थे तानसेन, एक रामचंद्र देव बघेल के दरबार। ठीक, अब हुआ क्या, अकबर ने जब इनको सुना तानसेन को, ठीक है,
बाद में ये अकबर के नवरत्नों में आ गए थे तानसेन। अकबर ने जब नवरत्नों को सुना, ठीक है, मतलब तानसेन को, तो उनको इनकी आवाज बड़ी मधुर लगी, ठीक है। और अकबर ने क्या किया, अपने एक सूबेदार जिनका नाम था जलाल खां खोरची, जलाल खान कोरची, जलाल खां कोरची, जलाल खां कोरची को भेजा रामचंद्र देव बघेल के पास कि भैया तानसेन जो है इनको मुगल दरबार में सौंपो। मतलब अकबर ने कहा जलाल खान को कि आप जाइए रामचंद्र देव बघेल के पास और तानसेन उनसे मांगिए। अब रामचंद्र देव बघेल जो थे वो तानसेन को देने के लिए तैयार नहीं थे, पहले वो तैयार नहीं थे, ठीक। अब रामचंद्र देव बघेल ने जब इसको मना कर दिया, ठीक, तो जलाल खान ने क्या कर दिया, जबरन रामचंद्र देव बघेल पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, ठीक। अब जब रामचंद्र देव बघेल पर आक्रमण किया, तो चूंकि बघेल बहुत बड़ा शासक तो था नहीं, तो मुगलों से ये लड़ सकते नहीं थे, तो इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और ये तानसेन को देने के लिए तैयार हो गए, ठीक है। तो रामचंद्र देव बघेल ने तानसेन को किसको सौंप दिया, जलाल खान को। और जलाल खान जो थे तानसेन को लेके कहां चले गए, अकबर के दरबार, ठीक है। अब देखिए रामचंद्र देव भले ही उस टाइम पर इन्होंने झुक करके आत्मसमर्पण तो कर दिया और तानसेन को सौंप दिया, लेकिन ये बात रामचंद्र देव बघेल को बहुत बुरी लगी कि मुगलों के साथ जिनके साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध थे, उन्होंने सिर्फ तानसेन के लिए हम पर आक्रमण कर दिया। तो ये बात रामचंद्र देव बघेल को बहुत ज्यादा बुरी लगी और इस कारण से इस टाइम पर अकबर के, ठीक है, अकबर के एक विद्रोही हुआ करते थे जिनका नाम था गाजी खान। अकबर के एक विद्रोही हुआ करते थे जिनका नाम था गाजी खान, ठीक है। और देखिए विद्रोहियों का दमन करने के लिए तो लड़ाई लड़ी जाती थी मुगलिया सल्तनत के सुल्तानों के द्वारा, मुगलिया सल्तनत के। तो गाजी खान जो थे ये इनके एक विद्रोही हुआ करते थे। और रामचंद्र देव बघेल, देखिए क्योंकि रामचंद्र देव बघेल जो ऑलरेडी अकबर से नाराज चल रहे थे, क्योंकि इनके सूबेदार जलाल खान ने इनके ऊपर आक्रमण करके तानसेन को ले गए साथ में। तो गाजी खान जो थे, रामचंद्र देव बघेल ने उनको क्या कर दी, शरण दे दी अपने। रामचंद्र देव बघेल ने किसको शरण दे दी, गाजी खान। अब जब ये बात अकबर को पता चली, अकबर को यह पता चला कि हमारे विद्रोहियों को शरण किसने दी है, रामचंद्र देव बघेल ने, तब अकबर ने अपनी सेना भेजी, ठीक है। और उसमें रामचंद्र देव बघेल और अकबर के बीच युद्ध हुआ, जिसमें रामचंद्र देव बघेल पराजित हुए और अकबर ने ये युद्ध जीत लिया, ठीक। अकबर ने क्या कर लिया, ये युद्ध जीत लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, ठीक है। अब रामचंद्र देव बघेल जो थे, ठीक है, ये अकबर से हार गए, ठीक है। अब जब ये अकबर से हारे, ठीक है, तब इनको ये समझ में आ गया कि हमारी जो राजधानी है गहोड़ा, हमारी जो राजधानी है गहोड़ा, ये सेफ नहीं, ठीक है। मुगल आसानी से आक्रमण किया मुगलों ने और इसको आसानी से जीत लिया। तो रामचंद्र देव बघेल को ये लग गया कि भैया ये जो गहोड़ा राजधानी है हमारी, ये सेफ नहीं, ठीक है। तब इन्होंने क्या किया, देखिए बांधवगढ़ का क्षेत्र ये जीत चुके थे, ठीक है। इनके जो पूर्वज शासक हुआ करते थे, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया था, बांधवगढ़ को क्या कर लिया था, जीत लिया था, ठीक है। बांधवगढ़ बीरम देव ने, ठीक है, बीरम देव ने क्या कर लिया था, बांधवगढ़, और उसको जीत लिया था। अब जो बांधवगढ़ का किला था, देखिए आज भी आप देखेंगे बांधवगढ़ का जो किला है ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितने, 5 पहाड़ियों से, 5 हिल्स से। अब जब कोई चीज, सॉरी 32 पहाड़ियां, आई एम सॉरी 32, 5 नहीं 32, 32, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है बांधवगढ़। अब आप समझ सकते हैं कि बांधवगढ़ का किला जो था वो एक तरीके से अभेद्य किला था, मतलब उसको जीतना जो था वो बहुत ज्यादा मुश्किल था। तब रामचंद्र देव बघेल ने ये सोचा कि भैया हम अपनी राजधानी को अब गहोड़ा से कहां शिफ्ट करेंगे, बांधवगढ़। तो गहोड़ा से बांधवगढ़ राजधानी किसने शिफ्ट करी, रामचंद्र देव बघेल। क्यों शिफ्ट करी, क्योंकि गहोड़ा की जो उनकी राजधानी थी वो सेफ नहीं थी। जलाल खान ने भी इनको हरा दिया था, बाद में अकबर की सेना ने भी इनको हरा दिया। इनको समझ में आ गया कि गहोड़ा की राजधानी जो है वो सेफ
नहीं है। ठीक है, तो इस कारण से इन्होंने क्या राजधानी बना ली, बांधवगढ़ को बना ली। बांधवगढ़ में अभेद्य किला था, ठीक है, क्योंकि 32 पहाड़ियों से ये क्या हुआ था, घिरा हुआ था। इसी कारण से अब फिर बघेलों की जो राजधानी बन गई वो क्या बन गई, बांधवगढ़ बन गई। ठीक है, तो गहोड़ा, तो इसीलिए फिर बांधवगढ़ के कारण इनको भट्ट गहोड़ा के बघेल राज को बांधव राज्य कहा जाने लगा। मैंने आपको बताया था, पहले भट्टा था, भट्टा से भट्टा गहोरा बना, और भट्टा से गहोरा से फिर क्या बना, बांधव राज्य बना। ठीक है, और इनको बांधव वेश या बांधुपति भी कहा जाने लगा, मैंने आपको बताई थी ये बात। ठीक है, तो राजधानी परिवर्तन किनके टाइम पर हुआ, रामचंद्र देव बघेल के टाइम पर। आपको समझ में आया, ये चीज क्लियर हुई आपको। ठीक, तो रामचंद्र देव बघेल के बारे में। ठीक है, इसके बाद बात करें, अब चूंकि रामचंद्र देव ने बघेल ने अपनी राजधानी बदल के बांधवगढ़ कर लिया। ठीक, अब इस टाइम पर हुआ क्या, रामचंद्र देव बघेल और अकबर के बीच में कुछ मध्यस्थता हुई। मतलब जो तानसेन थे, ठीक है, और इनके दरबार में अकबर के नवरत्नों में बीरबल हुआ करते थे। ठीक, उन्होंने क्या करा, आपस में इन दूसरे की आपस में बातचीत कराई, और इन्होंने कहा कि भाई आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है, हम लोगों को सुलह कर लेनी चाहिए। तो रामचंद्र देव बघेल, ठीक है, रामचंद्र देव बघेल और अकबर के बीच में क्या कराई गई, सुलह कराई गई बीरबल और तानसेन के द्वारा। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, राजा रामचंद्र देव ने, देखिए अब चूंकि राजा रामचंद्र देव ने मित्र वो कर ली, सुलह कर ली। ठीक है, तो राजा रामचंद्र देव ने कालिंजर का जो दुर्ग था, कालिंजर का जो इनका फोर्ट था, उसकी चाबी जो थी वो अकबर के पास भेज करके अपनी वफादारी प्रकट करी। मतलब ये दोस्त बन गए, तो उन्होंने क्या करा, कालिंजर के किले की जो चाबी थी वो किसको भेज दी, अकबर को भेज दी। ठीक, और इनका एक पुत्र हुआ करता था, देखिए रामचंद्र देव बघेल का एक पुत्र हुआ करता था जिसका नाम था वीरभद्र देव। जिसका नाम क्या था, वीरभद्र देव। इसकी भी कहानी है, देखेंगे आगे। वीरभद्र देव, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या किया, वीरभद्र देव ने, देखिए रामचंद्र बघेल ने क्या किया, अकबर के पास, अकबर के दरबार में अपना एक तरीके से प्रतिनिधित्व करने के लिए वीरभद्र देव अपने बेटे को अकबर के दरबार में भेज दिया। किसने भेजा, रामचंद्र देव बघेल। ठीक है, तो आपको याद रखना है, रामचंद्र देव बघेल के दरबार में, सॉरी, रामचंद्र देव बघेल ने अपने पुत्र, ठीक है, अपने पुत्र वीरभद्र देव को किसके दरबार में भेजा, अकबर के दरबार में। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को। ठीक है, अब इसके बाद फिर अकबर की मुलाकात होती है। ठीक है, अकबर की मुलाकात हुई रामचंद्र देव के साथ, कहां पर हुई थी, फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी, देखिए उस टाइम पर अकबर की राजधानी हुआ करती थी फतेहपुर सीकरी। ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी में किसकी मुलाकात हुई, रामचंद्र देव बघेल और अकबर की। ठीक है, अब ये मुलाकात किस तरीके से हुई ये हम देखते हैं। देखिए अकबर की अगर हम बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद में, जो इलाहाबाद है जो आज की डेट में प्रयागराज हो गया, इलाहाबाद में एक किला बनवाया था। क्या बनवाया था, किला बनवाया था। ठीक है, तो ये जब 1583 में जब ये किला बनवा रहे थे, ठीक है, तो इसी टाइम पर सीधी जिले के समतौहा ब्राह्मण, सीधी जिले के जो समतौहा ब्राह्मण थे, इन्होंने राजा रामचंद्र देव की शिकायत, ठीक है, इनकी शिकायत करने के लिए अकबर के पास गए। मतलब राजा रामचंद्र देव जो थे, इनकी शिकायत करने के लिए सिमतौहा ब्राह्मण किसके पास गए, अकबर के पास। अकबर उस टाइम पर किला बनवा रहा था इलाहाबाद में। ठीक है, अब ये रामचंद्र देव की वो करने क्यों गए थे, समोताह ब्राह्मण जो थे, ये राजा रामचंद्र देव की शिकायत करने क्यों गए थे, क्योंकि इसी टाइम पर सीधी जिले में एक जगह थी चुरहट, आज भी है चुरहट। कहां पर है, सीधी जिले में। तो चुरहट नाम की जगह है, यहां पर रामचंद्र देव ने राव विक्रमादित्य को ये आदेश दे दिया था कि ब्राह्मणों की जागीर छीन ली, तुम ब्राह्मणों की जागीर छीन लो। ठीक है, तो ब्राह्मणों की जो जागीर हुआ करती थी वो क्या की गई, छीन ली गई। किसके द्वारा, राव विक्रमादित्य के द्वारा। अब राव विक्रमादित्य ने किसके आदेश पर इनकी छीनी, रामचंद्र देव बघेल। ठीक है, तो इस टाइप, तो अब जब ये अकबर के पास पहुंचे, कौन, जो हमारे समौतः ब्राह्मण थे,
ये जब रामचंद्र देव की शिकायत करने, क्योंकि इनकी जागीर छीन ली गई, तब अकबर ने, ठीक है, ब्राह्मणों की शिकायत के बहाने रामचंद्र देव बघेल के पास अपनी सेना भेजी, ठीक है। लेकिन उनको देखिए इसी टाइम पर, देखिए रामचंद्र देव बघेल के इसी टाइम पर इनके पुत्र भी उनके दरबार में हुआ करते थे, वीर भानुभद्र देव, ठीक है। तो वीरभद्र देव ने अकबर को, ठीक है, ये निवेदन किया कि आप अपनी सेना को रामचंद्र देव पिताश्री के पास मत भेजिए, आप भेजिए बीरबल को और जैन जौने खां खोका को, ठीक है, जौने खां खोका और बीरबल को बांधवगढ़ भेजिए, ठीक है, ताकि वो बातचीत करके मामले को सेटल करवा सके, ठीक है, क्योंकि अकबर क्या भेज रहा था, सेना भेज रहा था। तो वीरभद्र देव के कहने पर अकबर ने बीरबल को भेजा, ठीक है, और बीरबल ने रामचंद्र जी को, मतलब जो भी कहा जाए बोल करके या जो भी चीजें करके रामचंद्र देव जी को मना लिया। अंततः 1584 में रामचंद्र देव और अकबर की भेंट फतेहपुर सीकरी। तो इस तरीके से रामचंद्र देव जो हैं वो अकबर से मिले, कहाँ मिले, फतेहपुर सीकरी में। और यहाँ पर जो राजा थे, इन्होंने अकबर को 120 हाथी गिफ्ट के तौर पर दिए, ठीक है। और इससे खुश होकर के रामचंद्र देव को बांधव राज्य के रूप में मान्यता किसने दे दी, अकबर ने, ठीक। तो इस तरीके से रामचंद्र देव बघेल और अकबर के बीच वापस से क्या हो गई, मैत्रीपूर्ण संबंध, ठीक। तो रामचंद्र देव बघेल समझ में आया आपको, ठीक। एक बार इसको पढ़ते हैं। तो मैंने बताया आपको 1555 में वीर भानु की डेथ के बाद रामचंद्र देव बघेल राजा बने, ठीक। मैंने आपको बताया ये अकबर के समकालीन थे, ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। इसके बाद बात करें तो राजा रामचंद्र देव जो थे, ठीक है, एक एफिशिएंट रूलर थे और ये आर्ट और एजुकेशन को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया करते थे। इसके बाद बात करें तो इनके दरबार में बहुत सारे स्कॉलर्स और आर्टिस्ट रहा करते थे। इनके में एक म्यूजिक हुआ करते थे, सुरों के सम्राट तानसेन, जो इनके कोर्ट सिंगर हुआ करते थे। अब तानसेन पर जब अकबर की नज़र पड़ी तो अकबर ने क्या किया, अकबर ने जलाल खान खोरची को भेजा राजा रामचंद्र के पास कि वो तानसेन को उनके दरबार में जाने दे। लेकिन रामचंद्र देव ने इनकी बात नहीं मानी और फिर जलाल खान खोरची को जबरदस्ती करके तानसेन को ले जाना पड़ा। अब जब ये बात रामचंद्र को बहुत बुरी लगी। अब इसके बाद क्या हुआ, अकबर का उसी टाइम पर एक विद्रोही हुआ करता था, ठीक है, टू द रॉयल कोर्ट। देखिए हैप्पीनेस तो एक तरीके से ये बहाना था, ठीक है, खुश तो वो नहीं थे क्योंकि जबरदस्ती लेके जाया गया था तानसेन को, ठीक। इसके बाद बात करें तो मैंने आपको बताया था अकबर ने का एक रेबेल हुआ करता था गाजी खान, अकबर का एक विद्रोही हुआ करता था, क्या नाम था, गाजी खान। उसको शरण दी थी किसने, रामचंद्र देव बघेल, ठीक है। जिस बात से अकबर नाराज हुआ और अकबर ने अपनी सेना भेजी और रामचंद्र देव और अकबर के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें अकबर को रामचंद्र देव को क्या होना पड़ा, पराजित होना पड़ा। अब जब रामचंद्र देव पराजित हुए, ठीक, तो उसके बाद क्या हुआ, ही फेल्ट इनसिक्योर ड्यू टू, ठीक है, ठीक है। अब देखिए अकबर जब जीत गए तो अकबर का आधिपत्य इस पे स्थापित हो गया। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, अकबर के इन्फ्लुएंस के कारण इनको समझ में आ गया कि यार गहोड़ा जो राजधानी है ना, ये सेफ नहीं है। तो इन्होंने अपनी राजधानी को 32 पहाड़ियों से घिरी हुई बांधवगढ़ में क्या कर लिया, शिफ्ट कर लिया 1564। इसके बाद क्या होता है, चूंकि बांधवगढ़ जो था मैंने आपको बताया था एक अभेद किला था, इम्प्रेग्नेबल फोर्ट्स। इसके बाद बात करें बांधवगढ़ के कारण ही बघेल राजाओं को भट्टा गहोरा से क्या कहा जाने लगा, बांधव राज्य या बंधु राज्य, और बघेल राजाओं को क्या बोलने लगा, बंधवेश या बंधुपति। इसके बाद मैंने आपको बताया रामचंद्र देव और अकबर के बीच में फिर से मीडिएशन हुआ और बीरबल ने कराया, तानसेन भी थे इसमें। रामचंद्र देव ने अपनी लॉयल्टी दिखाते हुए कालिंजर की चाबी जो है वो किसको सौंप दी, अकबर को। इसके बाद बात करें तो इनका जो बेटा था वीरभद्र देव, इनको क्या आने लगा, अकबरी कोर्ट में क्या आने लगा, अपना रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा, ठीक है। लेकिन ये खुद कभी इनके सामने नहीं आए अकबर के। इसके बाद बात करें 1583 में जब अकबर जो है वो इलाहाबाद का किला बना रहा था, तो सहमुदा ब्राह्मण जो थे वो राजा की शिकायत करने के लिए, ठीक है, अकबर के पास पहुंचे कंप्लेन करने के लिए रामचंद्र देव की। अब ये कंप्लेन करने क्यों गए थे, क्योंकि रामचंद्र देव ने
ऑर्डर दे दिया था राव विक्रमादित्य को चुरहट सीधी डिस्ट्रिक्ट में कि जितने भी ब्राह्मण हैं इनसे क्या छीन ली जाए, इनकी जागीर छीन ली जाए। इससे क्या हुआ, अकबर जो है अपनी आर्मी भेजा रामचंद्र देव के पास, लेकिन इसी टाइम पर अकबर के दरबार में इनके बेटे ने इनको सलाह दी, वीरभद्र देव ने, कि आप पिताजी के पास आर्मी ना भेज करके अपने दो सलाहकार जैनो जैन खान खोका या बीरबल को भेजिए बांधवगढ़। तब इसके बाद फिर बीरबल बांधवगढ़ पहुंचते हैं, और बीरबल ने जो क्या किया, राजा को कन्विंस कर लिया, और इस तरीके से 1584 में रामचंद्र देव और अकबर की मीटिंग हुई फतेहपुर सीकरी में। और इसके बाद क्या हुआ, इस मीटिंग में 120 हाथी जो है और कई सारी अनमोल चीजें जो है वो एम्परर अकबर को गिफ्ट करी गई। इससे खुश होकर के अकबर ने रामचंद्र देव को बांधव राज्य का वास्तविक संस्थापक या एक तरीके से कहा जाए रूलर मान लिया। क्लियर हुआ ये? ठीक, तो ये थे रामचंद्र देव वगैरह। ठीक, अब देखिए इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसके बाद भी कई सारे राजा हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। देखिए जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो क्लास है ना, ये रेफरेंस के रूप में बहुत अच्छी क्लास है। इसके नोट्स आप अपने कॉपी में बनाते चलिए। ठीक है, और आई होप कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा होगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। देखिए हम जो ये सीरीज चला रहे हैं, ठीक है, हमारा टारगेट है कि स्टेट सर्विसेज का जो एमपीपीएससी का एग्जाम है उसके प्रीलिम्स और मेंस का पूरा सिलेबस इस एक सीरीज में कवर किया जाए। ठीक है, सो गाइस थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।